शब जिंदगी के अंधेरों में जो भटक रहे हो तो क्या करूं, जो चिराग मैंने जलाए थे वो चिराग तुमने बुझा दिए। मुमताज नसीम जी की जो इतनी खूबसूरत खूबसूरत रचनाएं हैं उसमें प्रेम का कितना महत्व है। मेरी आंख तेरी तलाश में यूं भटकती रहती है रात दिन, जैसे जंगलों में हिरन कोई हो शिकारियों में घिरा। फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते क्यों हो। नमस्कार देवियों और सज्जनों, द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। हम सभी अपने जीवन में किसी विशेष मुकाम पर पहुंचने के सपने देखते हैं। उन सपनों को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती और हम सपनों से समझौता कर लेते हैं। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो में हम लेकर आए हैं उनकी कहानी, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम, त्याग और समर्पण के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों को पराजित करने का काम किया है, उन पर विजय हासिल करने का काम किया है। अपनी जिद से अपनी तकदीर लिखने वाली एक ऐसी ही कवयित्री आज हमारे शो की मेहमान है, मुमताज नसीम जी। मुमताज नसीम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ताल्लुक रखने वाली मुमताज नसीम हिंदी और उर्दू मंचों का बेहद लोकप्रिय नाम है। अलग अंदाज से काव्य पाठ करने के हुनर ने मुमताज नसीम को हर वर्ग के श्रोताओं में खासा लोकप्रिय बनाया है। भारत समेत दुनिया के तमाम मुल्कों में मुमताज नसीम अब तक 1000 से ज्यादा मंचों पर काव्य पाठ कर चुकी हैं। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह में आज मुमताज नसीम से बात करेंगे उनके अब तक के सफर और उसके पीछे के रोचक किस्सों के बारे में। स्वागत है मुमताज जी आपका द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह। थैंक यू सो मच विजीत, और मैं सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस आपके प्रोग्राम में, इस शो में, और आप लोगों का सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे, एक छोटी सी शायरा को, एक छोटी सी कवित्री को अपने इस प्रोग्राम के लिए चुना। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, और हमेशा की तरह बेहद ऊर्जावान और प्रसन्न नजर आ रही हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपकी इजाजत हो तो अपने पहले सेगमेंट की ओर आगे बढ़े मैम। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कुछ मैं पूछूं कुछ तुम बोलो। जब भी मंच पर काव्य पाठ की बात आती है, गजल की बात आती है, तो एक ऐसा नाम जो सबसे पहली जुबान पर आता है वो है मुमताज नसीम जी का। चाहे वो भारत हो या इसके अलावा दुनिया भर के तमाम मुल्क, चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो, ओमान हो, कतर है, इस तरह के न जाने कितने ऐसे मुल्क हैं जहां पर मुमताज नसीम जी की रचनाओं के लोग बिल्कुल पूरी तरह से दीवाने हैं। तो आपके जो कहने का तरीका है, मंच पर प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है, उसको जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिली हुई है, जो वैश्विक स्वीकार्यता मिली हुई है, इसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए विजीत, मैं आपको अगर सही मायनों में इसका जवाब दूं तो ऐसे गोलमोल करके मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ। सही तरीके का जवाब इसका देना इसलिए चाहती हूँ कि मेरे को सच में खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया है। मैं तो बहुत नॉर्मल किस्म की इंसान हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि अपना काम करती रहूं,
लेकिन वो ग्लोबली और वो आपके हिसाब से फेम और नेम और ये, तो इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। जो मेरी ऑडियंस है वो अलग तरीके की ऑडियंस है। हमेशा मुझे जब भी मैं अच्छा लिखती हूँ, पहले मैं बड़ा क्लिष्ट लिखती थी, थोड़ा मुश्किल लिखती थी, क्योंकि उसका एक रीजन ये भी था कि भाई अलीगढ़ से ताल्लुक था और उर्दू का बहुत ही गहरा रिश्ता है मुझसे, तो वो हो जाता था। लेकिन उसके बाद में मैंने अपने आप पे थोड़ा सा काम किया और कोशिश की कि मैं अपनी शायरी में कुछ अलग तरीके से उपयोग करूं और उसको थोड़ा सा इजी करूं। तो जब मैंने उसको इजी किया और हिंदी मंचों से भी मैं जुड़ी, सबसे जो बड़ा रीजन रहा वो ये रहा कि मैं हिंदी मंचों से जुड़ी। जब मैं हिंदी मंचों से जुड़ी ना, तो फिर मुझे सारे लोगों तक पहुंचने का सही तरीके से मौका मिला। तो मतलब एक खास ऑडियंस अगर आपके साथ रहती है तो थोड़ा टाइम लगता है आपको, लेकिन जब सारे लोग आपके साथ आ जाते हैं, हर जबान के लोग आपके साथ आ जाते हैं और आपको प्यार करते हैं, तो थोड़ा सा ये सफर जो है वो आसान हो जाता है। तो इसीलिए ये मेरी ऑडियंस की वजह से ये आसान हुआ है। मैं तो जैसा लिखती हूँ वैसा ही लिखती हूँ, लेकिन जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे प्यार देती है, इसलिए ये संभव हो पाया है, ये थोड़ा सा आसान हो पाया है मेरे लिए। तो मैम, हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं पे आपकी कमाल की पकड़ है और जिस सरल तरीके से आप श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाती हैं वो कमाल का है। तो ये जो भाषा पे, दोनों ही भाषाओं पे जो आपकी पकड़ बनी, इसकी बुनियाद कब और कैसे पड़ी? पकड़ तो एक्चुअली क्या था कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा अलीगढ़ से ताल्लुक, AMU से की स्टूडेंट रही हूँ मैं, तो उर्दू तो हमेशा से ही हमारे घर में जो है उसका रिवाज रहा है, और हिंदी भी साथ साथ पढ़ते थे। तो हिंदी तो मेरी कमजोर है, मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए, हिंदी कमजोर है, लेकिन बोलने में कोई दिक्कत नहीं है और लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जो बहुत ज्यादा क्लिष्ट लफ्ज होते हैं उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। मगर जो एक पकड़ जिसको कहना चाहिए, वो तो मैं सभी लोगों को कहती हूँ कि भैया ज्यादा लिखो, ज्यादा पढ़ो और कम लिखो। तो कोशिश बस यही करती हूँ कि जितना भी मुमकिन हो सके पढूं, और पढ़ने के बाद अगर कुछ लगता है कि इसमें से कुछ निकाला जा सकता है तो निकालूं। तो बस यही एक सिलसिला रहा कि पढ़ते रहे और पढ़ेंगे, और मैं सभी को ये हमेशा से सलाह देती हूँ कि खूब पढ़िए, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे, तो और तभी आपकी जुबानों पर पकड़ हो सकेगी। जी जी। कहते हैं कि जो कविताएं लिखी जाती हैं उसमें प्रेम की बड़ी निर्णायक भूमिका होती है। तो मुमताज नसीम जी की जो इतनी खूबसूरत खूबसूरत रचनाएं हैं, उसमें प्रेम का कितना महत्व है? प्रेम का ही महत्व है। विजीत, तुम ना अभी क्या है कि तुम थोड़ी बदमाशी कर रहे हो, और प्रेम तो विजीत मैं आपको क्या बताऊं कि अभी जो सिचुएशन है मेरी लाइफ की, वो प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। प्रेम का जितना बड़ा दखल मेरे साथ इस वक्त मेरी शायरी में है, मेरे ख्याल से लाइफ में कभी नहीं आया है। वही रीजन है कि जो आपने बोला कि वो जो एकदम से लोगों तक मैं पहुंच गई या जो भी हुआ, तो वो हो गया। मगर मुझे उससे फायदा हो गया, लेकिन मुझे जाती तौर पे बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे दिल को जो तकलीफ है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्यार का ही खेल होता है। एक्चुअली जो शायरी है उसमें प्यार का पूरा खेल होता है। अगर आपके दिल में सच्चा प्यार है, आप किसी को चाहते हो या जो भी है, तो फिर वो जो दर्द निकलता है ना, वो तभी निकलता है जब उसको आप खुद एक्सपीरियंस करते हो। अदरवाइज वो बनावट होती है, वो दिखावा होता है, लेकिन उसको मैं झेल रही हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि भाई अभी बहुत कुछ निकलने वाला है, अभी तो निकला भी नहीं है इतना, अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। तो निश्चित तौर पे जो भोगा हुआ सत्य होता है और जो एक काल्पनिकता होती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो हाँ, जैसा कि बहुत अंतर होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज बहुत अहमियत रखती है, आपकी लेखन में तो बहुत अहमियत रखती है। जी 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 जी। तो मैम, आज मुमताज नसीम जी जिस मुकाम पर खड़ी हैं, उसमें उनके अपने शहर, उसकी मिट्टी, वहां के लोगों का कितना योगदान रहा है? देखिए, मैं सच्ची बताऊंगी तो मेरे शहर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अलीगढ़
बहुत मतलब ऐसे एरिया वाइज बहुत छोटा है, लेकिन ग्लोबली उसको लोग जानते हैं। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने की वजह से तमाम दुनिया में किसी शहर को जाना जाए ना जाना जाए, लेकिन अलीगढ़ का कोई नाम लेता है तो वो पट से पकड़ लिया जाता, अच्छा अलीगढ़ से। तो उसका मुझे बड़ा फायदा हुआ हमेशा। जैसे मैं कहीं भी जाती थी तो मेरी एक अपनी पहचान होती थी। वो इसलिए होती थी कि उसमें शहर का बहुत बड़ा रोल होता था, और मेरे शहर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जैसे मैं आज नोएडा में रहती हूँ, लेकिन मैं जब भी मेरा कोई शेर या फिर मेरा जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमेशा अलीगढ़ के नाम से होता है। और मुझे इस बात की खुशी तो होती ही है, मैंने अलीगढ़ से कोई नाम हासिल नहीं किया, मतलब अलीगढ़ ने मुझसे कोई नाम हासिल नहीं किया, मैंने अलीगढ़ से नाम हासिल किया है। तो बहुत बड़ा रोल है मेरे शहर का, और बहुत बड़ा नाम है अलीगढ़ का। शुरुआती प्रोत्साहन कैसा मिला आपके शहर से? जब शुरुआती दौर में लिखना शुरू हुआ तो शहर का किस तरह का रवैया रहा? शुरुआती दौर में तो देखिए मैं ना लिखती थी, लेकिन मैं मंचों पे तो नहीं जाती थी। जैसे क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ही ये सिलसिला शुरू हो गया था मेरे कवि सम्मेलन और मुशायरों का। तो मेरे फादर साहब के साथ मैं जाया करती थी प्रोग्राम में। तो क्योंकि साथ में एजुकेशन थी तो बहुत ज्यादा नहीं जाती थी। जब छुट्टी होती थी या फिर कोई बड़ा प्रोग्राम है या फिर उसमें मतलब लगता था कि नहीं चलो ठीक है, इजी है जाना और हम अगले दिन तक वापस आ जाएंगे, तो फिर चली जाती थी। और तब मैं लिखती तो अच्छा थी, ये तो मुझे पता है कि मैं हमेशा से अच्छा लिखती हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस मेरी कुछ भी नहीं थी उस दरमियान में। परफॉर्मेंस तो ऐसे जैसे एक बच्चा होता है और वो उसको स्टिक लेके और खड़ा कर दो और वो बस पढ़ देता है, वैसा था। लेकिन मैंने उससे सीखा। मैंने जब ये सोच लिया कि अब मुझे एजुकेशन के बाद अब मुझे यही करना है, तो फिर मैंने उस पे काम करना शुरू करा, अपने ऊपर काम करना शुरू करा, और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। और आज जो भी कुछ हूँ मैं उसी मेहनत की वजह से हूँ। जो भी बहुत मैं बन पाई हूँ वो मेहनत ही है मेरी। निश्चित तौर पर अपने दर्शकों को बता दूं, 1000 से ज्यादा मंचों पे मुमताज जी काव्य पाठ कर चुकी हैं, अपनी रचनाओं को पढ़ चुकी हैं, और इतने सारे मुल्कों में, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मुझे तो बड़ा मुश्किल हो रहा था नोट डाउन करना, मैंने तो कुछ ही मुल्कों के नाम भी लिए, और सभी भारत से लेके पूरे विश्व में तमाम मंचों पे आपने अपनी रचनाओं का जादू बिखेरा है, और आज आप हमारे शो पे हैं। हम अपने इस पहले सेगमेंट के आखिरी प्रश्न पे मैं चाहता हूं कि ये सेगमेंट हम समाप्त करें, उसके पहले प्रेम की बात हो रही है, रचनाओं की बात हो रही है, तो एक कोई रचना अगर हम प्रेम से संबंधित आपसे सुन सकें। हाँ बिल्कुल, मैं चाहती भी हूँ कि थोड़ा सा शायरी हो जाए, जो कि इस सेगमेंट का सबसे खूबसूरत हिस्सा होगा। आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो बातचीत है, मुझे बातचीत करने में बड़ा मजा आता है। तो हम वो कुछ शेर हम पढ़ते हैं कि चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए, चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए, मगर इसका मुझको यकीन नहीं मेरे खत भी तुमने जला दिए। चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए, मगर इसका मुझको यकीन नहीं मेरे खत भी तुमने जला दिए। और शब जिंदगी के अंधेरों में जो भटक रहे हो तो क्या करूं, शब जिंदगी के अंधेरों में जो भटक रहे हो तो क्या करूं, जो चराग मैंने जलाए थे वो चराग तुमने बुझा दिए, जो चराग मैंने जलाए थे वो चराग तुमने बुझा दिए। और एक शेर और मुझे अच्छा लगता है कि तुझे इसकी कोई खबर नहीं, ये मेरे सुकून की बात है, तुझे इसकी कोई खबर नहीं, ये मेरे सुकून की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है तेरे एक फोन की बात है। क्या बात है, ये बहुत प्यारी पंक्ति, बहुत ही प्यारी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। तो हम मैम आपकी इजाजत हो तो अपने अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़े, जिसका नाम है पहली बार। तो हम सभी के जीवन में आज हम जिस भी मुकाम पे खड़े हैं, निश्चित तौर पे सब कुछ जब पहली बार जरूर कभी ना कभी घटित होता है, और उन सारी चीजों को याद करना, उन सारी चीजों के बारे में सोचना निश्चित तौर पे बड़ा नॉस्टैल्जिक होता है। तो हम जानेंगे मुमताज नसीम जी के जीवन से भी जुड़े हुए कुछ ऐसे रोचक किस्से जो पहली बार घटित हुए उनके जीवन में। तो मैम, सबसे पहला प्रश्न,
सबसे पहली कविता आपने कौन सी लिखी अपने जीवन में? हाँ जी, तो ये बड़ा अच्छा सा सवाल है और मैंने जैसे आपको बताया कि ये सवाल बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने लिखना कब से शुरू किया है, और आप लोगों ने ये सवाल किया है तो मैं मेरे दर्शकों को ये बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी, तब से मुझे ये थोड़ा सा कीड़ा काटा कि मैं चलो भैया शायरी मुझे करनी है और मुझे कुछ लिखना है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और उसमें मेरे ख्याल से बहुत सारा है, लेकिन कुछ मुझे याद आता है, वो मैं सुनाती हूँ कि चांदनी रात में एक चांद को चलते हुए देखा। ये मतलब इतनी बड़ी बहर लेके मैंने शुरुआत की थी। जी। चांदनी रात में एक चांद को चलते हुए देखा, हमने एक रात मोहब्बत को निकलते हुए देखा। कुछ ऐसा था, पता नहीं वो क्या था, लेकिन मैं इसको ना मुझे भूलना नहीं चाहती विजीत, क्योंकि ये जो था ना, ये बुनियाद है वो। हाँ, बुनियाद है वो शुरुआती टाइम है मेरा, जिसमें कि मुझे ये पता चला कि मुझे शायद राइटिंग की तरफ आगे अपना सफर शुरू करना है। तो वो है। लेकिन जो प्रॉपर तरीके से जो गजलें मैंने मंच पर पढ़ना शुरू करी, उन गजलों में जो मेरी सबसे पहली गजल थी जिसको मैं मंचों पर मैंने स्टार्ट किया, मुझे लगा कि ये गजल से मुझे शुरू करना चाहिए, तो वो गजल मैं आप लोगों को एक मतलब उसका पढ़ के सुनाती हूँ। तो वो जो गजल है, मैं आप लोगों के बीच में उसका एक मतलब और एक शेर पढ़ती हूँ, जो गजल मैंने मंचों पर पढ़ना शुरू की है। वो मैं पढ़ती हूँ कि एक मतलब पढ़ती हूँ उसका कि मेरी जिंदगी की किताब का है वरक वरक यूं सजा हुआ। मेरी जिंदगी की किताब का है वरक वरक यूं सजा हुआ, सरे इब्तदा सरे इंतहा तेरा नाम दिल पे लिखा हुआ। सरे इब्तदा सरे इंतहा तेरा नाम दिल पे लिखा हुआ। और इसका एक शेर के मेरी आंख तेरी तलाश में यूं भटकती रहती है रात दिन। मेरी आंख तेरी तलाश में यूं भटकती रहती है रात दिन, जैसे जंगलों में हिरन कोई हो शिकारियों में घिरा हुआ। जैसे जंगलों में हिरन कोई हो शिकारियों में घिरा हुआ। तो ये मेरी जो थी वो पहली मंचों की गजल थी जिसको मैंने शुरू किया। सबसे पहली बार मुमताज नसीम जी ने मंच से कब काव्य पाठ किया, सबसे पहली बार? हाँ विजीत, ये मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि वो पहली सीढ़ी आप कभी नहीं भूलते हैं। और सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताती हूँ अपने दर्शकों को कि मैंने सबसे पहला जो मुशायरा पढ़ा था वो इंटरनेशनल था। अरे क्या बात की मुझे क्या बात है। मतलब वो नेशनल भी नहीं था, वो इंटरनेशनल था। और उसके मतलब उसमें अमेरिका से, दुबई से और तमाम मतलब ममालिक जितनी भी जगह पर उर्दू अच्छे से पढ़ी और समझी नहीं भी जाती है और वहाँ शायरी लोग करते हैं, वहां से लोग आए हुए थे। बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनका नाम मुझे नहीं पता है किसी का, क्योंकि मैं नहीं जानती थी तब किसी को। तो मैंने इंटरनेशनल मुशायरा पढ़ा था। हमारे यहाँ पर एक जामिया उर्दू एक इदारा है, उसमें एक मुशायरा था और मेरे अंकल ने उसमें मुझे मतलब सिफारिश करके, मुझे तो नहीं पता लेकिन सिफारिश करके उन्होंने मेरा नाम रखा था कि भाई एक ऐसे बच्ची है और वो पढ़ना हम चाहते हैं कि उसको हम यहाँ से पढ़ाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप, और अलीगढ़ की है तो ठीक है आप रखिए, उनको बुलाइए। तो जब हम वहां पर गए, वो जो तारीख थी मेरे ख्याल से 2001 में 1 जनवरी 2001 में मैंने पहला मंच शेयर किया था, मतलब उसमें मैंने मेरी गजल पढ़ी थी। तो 2001 से आप लगा लो अभी कितना हो गया, 20 साल हो गया। क्यों कर रहे हो ये सब बातें तुम? तो लेकिन क्या था कि उस वक्त मैं जो है बहुत छोटी थी, मेरे स्कूल खत्म हुआ था, स्कूल गोइंग थी, स्कूल खत्म हुआ था, मैं तैयारी कर रही थी अपने 11th की तैयारी कर रही थी। तो उस बीच का जो गैप था उसमें ये स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने छोड़ दिया था, मतलब ऐसे रेगुलर नहीं करा था। लेकिन जब आपने पूछा कि आपने शुरुआत कब से करी मंचों की, तो उसमें है कि मैंने 2001 जनवरी से स्टार्ट किया था। क्या बात। तो वहां पे मैंने शुरू किया, ये था। मुमताज नसीम जी को सबसे पहली बार अपने मंच पे प्रस्तुति के लिए भुगतान कितना मिला? मैं आपको विजीत आपको एक बात बताती हूँ कि मुझे ये ही नहीं पता था कि इसमें पैसे भी मिलते हैं। उसी प्रोग्राम में मैं जिसमें गई थी जामिया उर्दू में, तो उसमें ही वो प्रोग्राम हमने ऐसे, क्योंकि मुस्लिम फैमिली से मेरा ताल्लुक है और टिपिकल मुस्लिम फैमिली तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरे अलावा और जितने भी लोग हैं वो बहुत पर्देदार हैं, बहुत पर्दा नशीन है। तो उसमें क्या था कि मैं जब गई तो मेरे को जाहिर है
थोड़ा सा, तो पापा मेरे सामने बैठे थे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो मैंने ऐसे दुपट्टा यूं करके बांधा और बांध के मैं जो है वहां पे मैंने पढ़ा और खत्म हो गया। फिर सबने बड़ा अप्रिशिएट किया जो भी मुझे मिला, मतलब ऐसे मुझे याद नहीं है, पर जिन लोगों ने भी जो भी मुझसे मिलने आए उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और उसके बाद में फिर हम जब घर आने लगे तो वो एक लिफाफा सा उन्होंने लाके जो है वो मेरे हाथ में दे दिया। तो मेरे पास एक पर्स था छोटा सा, उसको मैंने उसमें रख लिया। उसके बाद मैं घर आ गए, हम लोग चेंज वेंज करके सो गए। फिर जब मैंने सुबह में, मेरे को रात में देखा भी नहीं उसको, फिर जब सुबह में ऐसे ही उसको खोला, देखा कि इसमें क्या है, मुझे लगा उन्होंने अपना कुछ होगा उनका कुछ अपने भाई इदारे के बारे में उन्होंने कुछ बताया होगा या कुछ है। तो मैंने सोचा देखती हूँ, तो मैंने उसको जब खोल के देखा तो उसमें सोचो 2001 में उसको जब मैंने खोला लेकर उसमें 500 रुपीज थे। क्या बात है, क्या बात तो मतलब मैंने कहा यार ये क्या है, फिर मैं डर गई, मैंने कहा यार ये क्या। मैं पापा के पास गई अपने, मैंने पापा के पास जाके मैंने पापा बोला पापा इसमें ना लिफाफे में है और ये पैसे हैं, मुझे लगता है ये अंकल के हैं, मतलब क्योंकि वही लेकर गए थे हमें कि वो उन्होंने मुझे दे दिया, ये आप अंकल को भेज देना। फिर पापा ने उनको बुलाया, उनको बोला कि ऐसे ऐसे भाई ये जो है इसमें 500 रुपीज हैं और ये शायद आपके ही होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरे पापा का नाम अख्तर है। तो उन्होंने कहा नहीं अख्तर साहब ऐसा कुछ नहीं है, ये इस बच्ची की मेहनत है। मैंने कहा मैंने क्या मेहनत करी है, मैंने कहा मैंने क्या मेहनत करी है। और बड़ा वो लग रहा था यार कि मतलब पैसे कौन देता है, तो अच्छा भी लग रहा था। और मतलब फिर लेकिन उससे ना थोड़ा सा मेरा जुड़ाव थोड़ा और ज्यादा हो गया शायरी की तरफ। मेरे को लगने लगा क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं तो बहुत ज्यादा पैसा तो हम लोग को मिलता भी नहीं था, और घर में जितना होता था बस सभी को पता है कि पहले उतने पैसे नहीं होते थे, जो बड़े लोग होते थे वो भी बच्चों को उतने पैसे नहीं देते थे। तो वो एक अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। और पैसे देख के तो बहुत खुशी हुई, इसलिए तवज्जो ज्यादा चली गई वहां पर। चलिए, तो सबसे पहला भुगतान 500 रुपए, क्या बात है, बहुत उम्दा। सबसे पहली बार भारत के बाहर किस देश में और कब प्रस्तुति देने का मौका मिला? मैं सबसे पहली बार गई हूँ 2005 में मैं दुबई गई हूँ। सबसे पहला जो मुशायरा मैंने बाहर का पढ़ा था वो दुबई का पढ़ा था। और मुझे याद है कि मैं मेरे पापा के साथ जाती थी हमेशा। तो अब जब दुबई से वो प्रोग्राम के लिए मुझे उन्होंने कॉल किया तो मैं तो डर गई। मैंने कहा भैया मैं तो जा नहीं सकती अकेले, मैं अकेले कैसे जाऊंगी। मैंने कहा मैं तो मेरे पापा के साथ जाती हूँ। तो जब कोई उतना जानता नहीं था मुझे तो, और ना मेरी कोई डिमांड कोई मान सकता था और मानने की बात भी नहीं थी, तो मेरी उनसे हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उनको ये बोलूं कि आप मेरे पापा को भी बुला लीजिए। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको ना बताती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने फोन रख दिया। फिर उसके बाद एक और साहब हैं जो मतलब कॉमन फ्रेंड थे हम लोगों के, तो उनका मेरे बोले आप बेटे अपने पापा से बात कराइए। तो फिर पापा से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा भाई अख्तर साहब ऐसे ऐसे एक मुशायरा है और आप बच्ची को भेजिए। तो बोले मैंने कब मना किया। तो मैंने कहा कि बोले उसने तो मुझे बताया कि कैसे ऐसे मुशायरा के लिए कॉल आया है, मुशायरे के लिए। तो उसने मुझे ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा है कि आना है या नहीं आना है। तो मैंने मना ही नहीं किया, वो जाए। बोले नहीं वो शायद आपके बिना नहीं जाती हैं तो कैसे जाएंगी। तो बोले नहीं बिल्कुल जा सकती हैं, आप जा रहे हैं और जितने भी लोग हैं वो सब काबिले एतबार हैं और मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे मेरी बच्ची पर पूरा भरोसा है और बिल्कुल जाए वो, मुझे कोई एतराज नहीं। तो ऐसे करके वो सिलसिला पहले मुशायरे का बना और मैं दुबई गई थी 2005 में। क्या बात है। तब से तो सिलसिला याद नहीं है नहीं, बस सन से ही हमें मतलब था। और दूसरा ये कि तब से सिलसिला शुरू हुआ तो फिर न जाने कितने मुल्कों में। हाँ, फिर तो बस ये सिलसिला बना रहा। उसके बाद तो फिर आपके सामने ही है सारी जर्नी मेरी। आपकी जो सफलता है उससे हम सभी परिचित हैं, लेकिन कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि असफलता हाथ लगती है। तो सबसे पहली बार कब किसी असफलता पे रोना आया? बहुत बार आता था एक बार नहीं आता था मुझे। मैंने आपको बताया कि एक तो मैं बहुत क्लिष्ट लिखती थी, बहुत मुश्किल अल्फाजों का इस्तेमाल करती थी, और दूसरा जो मेरी प्रेजेंटेशन थी वो ओके थी, और तीसरा मुझे अगर कोई जैसे मैं अगर कुछ पढ़ रही हूँ कुछ है और उसके बीच में कोई हा हुल्लड़ मचाता था तो मुझे गुस्सा आ जाता था। सबसे बड़ी जो कमजोरी थी मेरी वो मुझे गुस्सा आ जाता था लोगों पर। तो हम एक मर्तबा आजमगढ़ में गए थे। आजमगढ़ में एक जगह है, आजमगढ़ के पास एक जगह है मऊ,
हाँ जी 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 और मऊ जो है वो मतलब कहते हैं कि वहां पर जिसने पढ़ लिया जी और अच्छे से दाद ले ली उनकी, जी तो मतलब वो ही कामयाब इंसान है। हालांकि जी, मैं नहीं मानती ऐसा, जी 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 पर वहां पे जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने मुझे सुना ही नहीं, जी लिटरली उन्होंने मुझे नहीं सुना। क्योंकि एक तो मतलब एक बच्ची टाइप की लड़की, और दूसरा बिल्कुल अकड़ी भी रहती थी मैं ऐसे करके कि भैया सुनना है, नहीं सुनोगे तो मैं बैठ जाऊंगी जाके। तो ऐसे अकड़ में जाके उनके पास खड़ी हुई, फिर वहां से वो नीचे वो बच्चे बैठ जाते थे, बहुत सारे बच्चे जो इकट्ठा होके सारे एक साथ, और कहीं नौजवान बैठे हैं, कहीं बच्चे बैठे हैं, कहीं थोड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ऐसे करके वो बैठ जाते थे, और वो पूरी रात का सिलसिला होता था। तो मैंने जब पढ़ा तो बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, बच्चों को डांटा, तो बच्चे तो बेचारे शोर मचाना तो उन्होंने बंद नहीं करा, लेकिन उन्होंने मेरी बात को दाएं बाएं कर दिया। लेकिन उसके बाद में फिर जब मैंने नौजवानों को डांटा तो वो मेरे पे डांटना शुरू कर दिया उन्होंने कौन है और ये है और हमें नहीं सुनना और भगाओ भगाओ भगाओ। मैंने कहा यार कहाँ फंस गई मैं। फिर मैंने कहा मुझे तो पढ़ना ही नहीं है। मैंने कहा मैं तो पढ़ना चाहती नहीं हूँ, मैं तो कभी नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने अपने दिमाग में सोचा, मैंने कहा चलो शुक्र है खुदा का कि भैया जल्दी मेरा जो है वो, मतलब मुझे ये नहीं लग रहा था कि मुझे नहीं सुना, मुझे लगा चलो मेरा काम हो गया, पढ़ना था मैंने पढ़ दिया, मेरे को बैठना चाहिए। फिर मैं आके बैठ गई। तो उस वक्त मेरे को थोड़ा समय मुझे एहसास हुआ कि ये तो गलत हुआ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये लोग कैसे सुनते हैं मुझे। फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे मऊ नहीं जाना है। और मैं सच बता रही हूँ, फिर मैं मऊ गई नहीं हूँ शायद कभी, वो मतलब 2-3 बार गई थी मैं, उसके बाद फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया। फिर मैं नहीं गई। कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं कि फिर आप उसको दोबारा जीना नहीं चाहते। हाँ। नहीं हमेशा वहां से कॉल आता है। अभी भी जब भी कॉल आता था तो मैं बिजी होती थी, इस वजह से भी नहीं जाती थी। लेकिन वो याद भी आ जाता था कि वो वैसे सुनते हैं, हालांकि आप तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, मगर वो याद आ जाता था तो मेरा मन नहीं करता था जाने के लिए, डर लगने लगता था। बहुत माफी चाहती हूँ मैं मऊ के लोगों से, लेकिन सच में ऐसा होता था। मैं डर गई थी। पर ये एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर तो करना ही पड़ेगा निश्चित तौर पे। और मंचों के साथ निश्चित तौर पे कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, हर तरह के श्रोतागण होते हैं, तो ये अनुभव है और निश्चित तौर पे पहुंचना चाहिए दर्शकों तक। आपके जीवन से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण घटना है। सबसे पहली बार हम सभी की जो ग्रोइंग एज होती है उससे लेकर के, और फिर जब हम किसी चीजों को समझने के लायक होते हैं, चीजों को निर्णय लेने के लायक होते हैं, इन सारी प्रक्रिया में एक चीज होती है जो स्वतः आकार ले रही होती है, वो होती है प्रेम की एक भावना। तो सबसे पहली बार कब, मतलब प्रेम की जो भावना होती है उससे कब जुड़ा हुआ सबसे पहली बार? यार क्या आप अजीबोगरीब सवाल है ये। देखिए प्रेम तो आपके जीवन का सबसे अहम हिस्सा होता है, निश्चित तौर पे। और जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो उथल पुथल तो जिंदगी में उसकी शुरू हो ही जाती है। बिल्कुल। और अगर आपको उस दरमियान में कोई अच्छा लगने लगता है तो फिर आप उससे जुड़ भी जाते हो। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, बिल्कुल हुआ। ये मैं देखिए मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, बस उम्र पूछ रहा हूँ कि सबसे पहली बार वो जो एक फीलिंग होती है, क्योंकि सबके जीवन में होता है, वो कोई लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, लेकिन एक उम्र होती है जब किसी न किसी पड़ाव पे ऐसा लगता है कि नहीं ये प्रेम है, जब आकर्षण या कुछ ऐसा होता है। तो आपके साथ ये कब हुआ? मेरे ख्याल से मैं 17-18 साल की थी, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे प्यार होने वाला है। और वो जो प्यार था मेरा, वो मतलब मैंने उसका इजहार नहीं किया। जी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं बहुत बोल्ड हूँ, बहुत ज्यादा बोल्ड हूँ, और मैं जो बोलती हूँ वो बोल देती हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या समझना है नहीं समझना है। तो मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, और मैं बिल्कुल बोलूंगी, इस किस्से को जरूर सुनाऊंगी, बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनाऊंगी, कि जो पहला प्यार आप जिसको बोलते हैं, जो प्यार तो नहीं कह सकते, वो जो अट्रैक्शन होता है ना, तो वो मुझे तब हुआ जब मैं कॉलेज जाती थी।
जी तो क्या होता था कि वो एक सर्टेन टाइम था कि एक जी बंदा उस तरफ से आ रहा होता था बाइक पर और जी मैं इस तरफ से जा रही होती थी साइकिल पर, जी और वो जो कनेक्शन होता था वो बस इतनी देर का होता था कि वो ऐसे आ रहा है और मैं ऐसे जा रही हूँ। तो वो जो था ना, वो मुझे लगता था कि वो जो अट्रैक्शन था शायद वो प्यार था या क्या था। जी मुझे जी उसका जी नाम नहीं पता, मुझे उसका एड्रेस नहीं पता, मुझे उसके बंदे के बारे में कुछ नहीं पता। अगर वो सुन भी रहा होगा और देख रहा होगा तो उसको याद आ जाएगा, उसको ये बात याद आ जाएगी कि यार ये तो वही बंदी है। उसको आएगा याद। लेकिन अगर कभी वो मिस हो जाता था, किसी वजह से देर हो जाती थी, कुछ हो जाती, तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता था कि मैं जी जी वो जो मोमेंट था वो मिस हो गया और मैं नहीं मिल पाई, देख नहीं पाई, मिलना तो दूर की बात है, उसको देख नहीं पाई। तो वो एक, मुझे लगता है वो एक अट्रैक्शन था या वो प्यार था जो था, पर वो बड़ा खूबसूरत सा एक जी जी हिस्सा जी था मेरी लाइफ का। अब पहली बार जो एक निश्चित तौर पे जब पहली बार ये जो एक भावना उत्पन्न होती है वो निश्चित तौर पे बहुत ही हमेशा याद रहती है। देखिए आप कितने उम्दा तरीके से बता रही थी और वो एक दृश्य खिंच रहा था कि इधर से आप साइकिल से जा रही है, उधर से वो बाइक से आ रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद इस सेगमेंट को इतना खूबसूरत बनाने के लिए, इतनी सारी स्मृतियों को साझा करने के लिए, एकदम डाउन द मेमोरी लेन आप हमारे साथ गई और कुछ पन्ने पलटे अपने जीवन के। बहुत अच्छा लगा। इस सेगमेंट की समाप्ति पर मैं गुजारिश करूंगा अपने दर्शकों की तरफ से, एक बहुत प्यारा सा गीत है आपका बदरिया रे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं दर्शकों के साथ ही मैं भी उसका बहुत बहुत मुरीद हूँ और मुझे लगता है सैकड़ों बार मैंने उसको सुना होगा। बहुत ही प्यारा है। तो आपसे गुजारिश इस गीत को सुनाने की कृपा करें। हाँ वजीद, वो सच में बहुत अच्छा गीत है और मुझे भी बेहद पसंद है। और जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे हमेशा बोला जाता है कि भैया वो गीत पढ़ना है आपको। मैं कहती हूँ कुछ नया पढ़ दूँ, वो कहते हैं नहीं ये जरूर पढ़ना है। तो वो पेमेंट अटकने वाला मामला होता है, आप लोगों का तो पेमेंट आ चुका है, तो वो जो पेमेंट अटकने वाला मामला होता है तो वो पढ़ना ही पड़ता है। वो मेरी पहचान का गीत बन गया है और बड़ा खूबसूरत सा गीत है। तो मैं मेरे दर्शकों के लिए और आपके लिए स्पेशली मैं उस गीत को जरूर पढ़ूंगी। उसका 2 बंद पढ़ते हैं हम उसके, आप सुनिएगा। बदरिया रे बदरिया रे बदरिया रे, वहां जाके बरसोरी जहां मोरे सवरिया, वहां जाके बरसोरी जहां मोरे सवरिया। बदरिया रे चंदा से पूछा सितारों से पूछा, चंदा से पूछा सितारों से पूछा, आंखों से पूछा नजारों से पूछा, सावन की पड़ती फुहारों से पूछा, बाहों में जाके बहारों से पूछा। नदिया भी देख आई, पर्वत भी देख आई, नदिया भी देख आई, पर्वत भी देख आई, उठ उठ के थक गई नजरिया रे नजरिया रे, वहां जाके बरसोरी जहां मोरे सवरिया, वहां जाके बरसोरी जहां मोरे सवरिया। बदरिया रे। एक बंद मैं इसका और पढ़ देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कजरा लगाऊं तो बह जाए कजरा, कजरा लगाऊं तो बह जाए कजरा, बिंदिया जमाऊं तो गिर जाए बिंदिया, पुरवाई छेड़ कर सर के ना अचरा, लाख सिंगार करूं दमके ना मुखड़ा, खिड़की ना खोलू कभी, मुख से ना बोलू कभी, जाऊं ना घर से बजरिया रे बजरिया रे, वहां जाके बरसोरी जहां मोरे सवरिया, वहां जाके बरसोरी जहां मोरे सवरिया। बदरिया रे। क्या बात है, बहुत 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 उम्दा। और सबसे मजेदार बात तो ये रहती है कि मैंने बहुत सारे आपके जो मंचों पे आपकी प्रस्तुति रही है उसके बाद जब आप दर्शकों से कहती हैं ताली बजाइए मैं इसमें भी बुलवाना चाहते थे तो मुझसे, मेरे को समझ आ रही है ये बात। नहीं ताली आगे बजाइए। वो बिल्कुल यूनिक तरीका है, वो आपने एक नए तरीके से दर्शकों को बांधने के लिए
बहुत बहुत उम्दा। आपके जो श्रोतागण हैं, जब आप बोलती है ना, तो वो आपकी जितनी आपकी रचना का इंतजार करते हैं, उतना इसका उससे इंतजार ज्यादा इसका करते हैं। एग्जैक्टली आप ये बात सही कह रहे हैं कि वो सच में इस चीज का इंतजार करते हैं कि अभी कुछ लोग बोलने लगते हैं सामने से, आने तो चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक हस्ताक्षर के रूप में वो आपका हो गया है कि लोग इंतजार करें आपके तरीके को। तो जो आपने एक नया तरीका निकाला है रचनाओं को सुनाने का, वो निश्चित तौर पे यूनिक है और आपने एक अलग तरीके का एक शुरुआत की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारा ये भी सेगमेंट यहाँ पूरा होता है पहली बार। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है संदेशे आते हैं। इस सेगमेंट में हमारे जब दर्शकों को पता चला कि आप आ रही हैं हमारे शो में, उन्होंने बहुत सारे सवाल भेजे हैं आपके लिए, लेकिन हमारे इस शो की अपनी एक समय सीमा है, हम बहुत सारे सवाल तो इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो 3 सवाल चुरा कर लाया हूं वहां से आपके लिए, और मैं क्रमवार तरीके से शुरू करता हूं। सबसे पहला सवाल हमारे जो दर्शक भेजे हैं आपके लिए, उनका क्या सवाल है? सबसे पहली बात तो ये बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल होंगे, मेरे को पता है। उम्मीद करती हूँ कि आसान से सवाल हो। नहीं, बिल्कुल आसानी है। सबसे पहला सवाल है कि दुनिया के तमाम मुल्कों में भारत की मिट्टी की महक ले जाने का अनुभव कैसा रहता है? भारत का प्रतिनिधित्व करने का अनुभव कैसा रहता है? देखिए, मैं भारत से मैं तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं मोहब्बत करती हूँ तो ये तो बिल्कुल गलत है। हम सब बहुत मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, और सारे लोगों को करनी चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप जा रहे होते हैं, उस वक्त आप नहीं होते हैं, पूरा मुल्क आपके साथ होता है, आप पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जिस वक्त आप वहां पे पहुंचते हैं और सारे लोग आपको ऐसे नजरों से देखते हैं कि वाओ, मतलब हिंदुस्तान से कोई आया है, तो आप उस वक्त आप मुमताज नहीं होते, उस वक्त आप विजीत नहीं होते, उस वक्त आप भारत होते हैं। क्या बात। और आप के सर पे जो वो एक नशा होता है ना, वो आपकी शायरी का या आपकी एक्टिंग का या आपका कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो नशा होता है वो आपके मुल्क का होता है, आपके वतन का होता है, आपके लोगों का होता है। और फिर वहां पे वो वतन वाले लोग अगर मिल जाएं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। और मैं तो सच बताऊं, जिस वक्त भी मैं बाहर जाती हूँ और फिर वहां के लोगों से मिलती हूँ, मैं लिटरली रोने लगती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं मुझे लगता है कि ये क्यों नहीं आ रहे वापस, इनको आना चाहिए। इतने अच्छे इतने प्यारे मुल्क को किसी भी रीजन से कोई कैसे दूर रह सकता है। लेकिन सच में वो एक नशा होता है अपने मुल्क का, और वो सबको होता होगा, चाहे वो किसी भी मुल्क का। निश्चित तौर पर बहुत खूबसूरत होता है वो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पहले सवाल का जवाब देने के लिए। मैं दूसरा सवाल अपने दर्शकों का लेता हूँ। दूसरा सवाल है कि पूरी दुनिया आपकी रचनाओं को बेहद पसंद करती है, लेकिन आपके पसंदीदा कवि या कवयित्री कौन है? पूछते हैं क्या? अब ये दर्शकों का सवाल है। देखिए, मुझे आपका जो सवाल है वो मंच ये है या फिर ऑल ओवर द मतलब? नहीं, मंच से। अच्छा, मंच ये है। जी। कैसे बदमाश हैं आप। मुझे बहुत सारे लोग पसंद हैं मंच के, लेकिन देखिए, अगर ओवरऑल अगर मैं किसी का जिक्र करूं तो क्या करूं। बहुत देखिए, कई सारे नाम हैं। अगर आप एक नाम पूछेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ है, पर यार कहाँ फंसा देते हो यार, सच में। 5-6 लोग हैं, पर आपने एक का पूछा है तो मैं एक का बता रही हूँ कि कुमार जी के साथ बहुत अच्छा लगता है मंच शेयर करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक तो इन्वॉल्व रहते हैं उसमें, और बहुत अच्छे से प्रेजेंट कराते हैं। मतलब जो उनके साथ जब आप होते हो तो फिर वो जो उनकी जो पॉपुलैरिटी है या उनका जो एक रंग और ढंग है, वो थोड़ा सा आप पर भी चढ़ जाता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। उससे आपको फायदा होता है। एक ये भी रीजन होता है कि कुमार जी के साथ जब हम जाते हैं तो हम लोग भी अपने आप को थोड़ा स्टार समझने लगते हैं। तो वो जो चीज होती है वो अच्छी लगती है बहुत। और निश्चित तौर पर कुमार विश्वास साहब तो ब्रांड है भाई, देखिए ब्रांड है, तो फिर
मतलब ज्यादातर मैं साथ रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और निश्चित तौर मुझे बोलने में कोई वो नहीं है। जी जी जी। कुमार विश्वास साहब और ने बाकी निश्चित सबके तौर साथ भी पे अच्छा ही लगता है। कविताओं को जो युवाओं से जोड़ा है, क्योंकि निश्चित तौर पे ये जो एक, मैं इसे एक क्रांति के रूप में देखता हूँ कि उन्होंने जिस एक तरीके से स्टैंडर्ड दिलाया है उन्होंने, जी निश्चित तौर सही मायनों में एक स्टैंडर्ड दिलाया है उन्होंने। निश्चित एक तौर उसका जो उसको वकार जो बख्शा है, मतलब जी कविता जी को जी आम लोगों तक पहुंचाने की जो एक कोशिश है बिल्कुल वो उन्होंने की, और वो सफल हो गए उसमें। बहुत बिल्कुल लोग करते हैं अपनी कविता जी के जी जरिए, लेकिन उन्होंने उसको एक जो रंग दिया है वो रंग जी बहुत जी जी खूबसूरत है, वो रंग लोगों पर चढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात ये है। बिल्कुल। तो तीसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, यहाँ के इस बदमाशी करने के लिए धन्यवाद आपका। तो तीसरा प्रश्न हमारे दर्शकों का है कि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो ताउम्र याद रहती हैं। ये अच्छी स्मृतियों के बारे में बात कर रहे हैं। मंच की कोई ऐसी घटना बताइए जो आज भी बेहद प्यारी याद के रूप में आपसे जुड़ी हो प्रस्तुति के दौरान। हाँ, ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। जी जी एक तो मंच की घटनाओं की वजह से ही जो मेरी जिंदगी में उथल पुथल हुई है, वो भी मंच की ही घटना है जी जी जो दुर्घटना बन गई है फिलहाल। जी लेकिन एक खूबसूरत सी मैं बात शेयर करती हूँ। वो मैंने एक इंटरव्यू में, और मैंने बोला था, इंटरव्यू में नहीं, इनफैक्ट मैंने कुमार जी का बर्थडे था तो उसमें उन्होंने ही उसका जिक्र किया था, उनको याद रह गया था, उन्होंने बताया था, तो मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि एक प्रोग्राम में कुमार जी ने पहली मर्तबा बुलाया था जब मैं मेरे पापा के साथ जाती थी। 2005 वगैरह का ही, 5 या 6 का ही है ये किस्सा। तो मैं प्रोग्राम में गई, प्रोग्राम मैंने पढ़ा, कैसा पढ़ा क्या पढ़ा मेरे को नहीं पता, कुछ भी उस सब में नहीं जाना है। और खत्म हो गया प्रोग्राम, फिर वो हमें एक वो लिफाफा होता है, टोकन होता है, तो वो हमें मिल गया और वो हम लेकर फिर घर आ गए। और फिर वही हुआ कि हमने वो लिफाफा खोला और देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे। मतलब कि यार आप सोचो कि उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 15 या 20 हजार रुपए थे। तो मैं तो डर गई, मैंने कहा यार ये क्या है 15 भी, मुझे लगा कि मतलब ये किसी और का लिफाफा मेरे पास, अच्छा उस पर नाम भी नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने कहा यार ये तो शायद किसी और का लिफाफा है। तो मैंने पापा को बोला, तो पापा ने कहा बेटा आप फोन करो उनको। फिर मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा हेलो कुमार जी, बात करनी थी वो कल प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा है प्रोग्राम के बारे में भी इसको बात करनी है क्या? तो भी नई दो जुमा 8 दिन हुए हैं और ये हमसे प्रोग्राम के बारे में बात कर रही है क्या, मतलब ऐसे उनको लगा। तो उन्होंने कहा हाँ बोलो मुमताज क्या बात करनी है। तो मैंने कहा वो पेमेंट। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा क्या पेमेंट, यार पेमेंट तो मैंने अच्छे खासा दिलवाया है इसको, भी नई आई है लड़की, अच्छे खासा पेमेंट दिलवाया है इसको, फिर क्या पेमेंट का इशू हो गया? तो बोले हाँ मुमताज बताइए कम है क्या पेमेंट? तो मैंने कहा नहीं कम नहीं है, वो किसी और का पेमेंट आ गया है। बोले क्यों? तो मैंने कहा उसमें तो 20,000 रुपए है। तो बोले हाँ इतना ही तो देना, मतलब इतना ही था शायद। तो मैंने कहा नहीं वो तो, बोले फिर वो समझ गए, बोले अरे मुमताज वो तुम्हारा ही पेमेंट है, और अगर वो कम लग रहा है तुम्हें तो नेक्स्ट टाइम हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारा है, उसको एंजॉय करो, उसको खर्च करो, शॉपिंग करो, जाओ, और वो तुम्हारा ही पेमेंट है, घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे सीरियसली वो जो था वो अच्छा तो था, लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे वो भी लगा था कि किसी और का पेमेंट आ गया शायद, ऐसे लगा। जी। पहली बार एहसास हुआ कि इतना सारा पैसा भी मिलता है किसी बड़े प्रोग्राम में अगर जाते हैं, और तो ऐसे तो ये सारे एक्सपीरियंस बहुत प्यारी स्मृतियां हैं। और देखिए ये कितने अच्छे प्रश्न आए थे, आपने इतने उम्दा तरीके से इसका जवाब भी दिया। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब के साथ हम लोगों की बड़ी प्यारी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। मेरा होम टाउन है सिद्धार्थ नगर, और 2010 में हम लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया था, वो आए थे वहां पे, और यकीन मानिए कि पूरी रात हम लोग उनको बैठ करके, तो वो शो का तो जो रहा, फिर बाहर बरामदे में बैठ के रात भर जो एक खूबसूरत स्मृतियां उनके साथ बीती हैं, उन्हें जानने का अवसर मिला। बेहद उम्दा इंसान है, और बाकी तो रचनाओं के इंसाइक्लोपीडिया है। बिल्कुल वोकैबुलरी का उनकी कोई जवाब नहीं है, सीरियसली उनकी वोकैबुलरी का कोई जवाब नहीं है निश्चित तौर पे। तो मैम यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट संदेशे आते हैं समाप्त होता है, लेकिन जैसे कि हम हर सेगमेंट में आपसे गुजारिश कर रहे हैं, इस सेगमेंट में भी गुजारिश करेंगे। आपकी बहुत प्यारी सी रचना है। अभी हम मुल्क की बात कर रहे थे, मुल्क के बाहर जब हम
जाते हैं मंचों पे काव्य पाठ के लिए, उस समय मुल्क की क्या महत्ता होती है उस पे बात कर रहे हैं। एक बहुत प्यारी सी रचना आपकी है कश्मीर पे लेकर। भारत पाकिस्तान का जो एक ऐसा मुद्दा है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है, उस पे आपने बहुत प्यारी सी एक रचना लिखी है, जो मुझे लगता है कि आप कहीं भी जाएं, जिस तरीके से बदरिया रे की गुजारिश सब करते हैं, उसी तरीके से अजीजों की भी गुजारिश करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए अगर उसे सुना सके। हाँ बिल्कुल विजीत, वो थोड़ी लंबी नज्म है और मैं मंचों पर जब पढ़ती हूँ तो उसको छोटा करके पढ़ देती हूँ थोड़ा सा, और काफी लंबी नज्म। लेकिन आज मैं गुजारिश करूंगा कि आप जितना भी अंश सुना सके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो बिल्कुल हम कोशिश करते हैं। वो नज्म और मेरी पसंदीदा नज्म है, और सही मायनों में मैं फिर से यही कहूंगी कि उस नज्म को पहली मर्तबा एनडीटीवी पर मैंने पढ़ाया था, मतलब पढ़ा था, और वो भी कुमार जी का ही प्रोग्राम था एक। तो उन्होंने जो है वो एक ऐसे ही शायद कुछ 15 अगस्त या 26 जनवरी का कोई शो उन्होंने शूट किया था, तो उसमें कुमार संजॉय जी थे उस वक्त एनडीटीवी में, तो उन्होंने उसको रिकॉर्ड करवाया था। तो क्या बात है। कुमार जी के एक जो है वो जरिए से ही वो एक नज्म जो थी वो लोगों तक पहुंची थी, और बहुत अच्छे से उन्होंने एनडीटीवी ने उसको रिकॉर्ड भी किया था। उसके बाद से वो मेरी पहचान की नज्म बन गई, और वो बहुत अच्छी है। तो मैं जरूर पढ़ूंगी, और मैं बड़ी खुशी का इजहार करती हूँ कि उस नज्म का आपने जिक्र किया। शुरू करती हूँ मैं यहाँ से। इस नज्म का नाम है सरहद पार अजीजों के नाम, और इस नज्म में जो टॉपिक है वो सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों के सिलसिले में ये नज्म कही है, और जैसे जैसे ये नज्म पहुंचेगी आपको पता चल जाएगा। एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है अजीज, और अजीज किस तरह से इस पूरी नज्म को बांधता है वो, और एक ट्विस्ट लाता है, वो आप लोगों के लिए खास है। सुनिए अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। बस जो एक तुमसे ताल्लुक था उसी की खातिर हक बयानी पे है मजबूर ज़बाने शायर। आ ही जाता है कभी तुमसे बिछड़ने का ख्याल, क़ल्ब एहसास को होता है जुदाई का मलाल। ए अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। और इसमें अगला बंद, ए अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, क्यों तुम्हें हमसे वो पहली सी मोहब्बत न रही। दिल के अरमानों में इखलास की जन्नत ना रही। भाई पे भाई का क्या होता है हक भूल गए, तुम तो इस्लाम की अजमत का सबक भूल गए। हिंद के जुज़्वे हंसी तुम भी थे क्या याद नहीं, और ज़र्रे खुल्दे ज़मी तुम भी थे क्या याद नहीं। ए अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और एक बंद है जो अक्सर करके मैं नहीं पढ़ती हूँ, पर आज पढ़ देती हूँ खास तौर पर। लखनऊ शहर की तहजीबी जुबान याद नहीं, शहर दिल्ली के भी अजमत के निशान याद नहीं। कुतुब मीनार हुई कैसे नजर से ओझल, मिट गया जहन से किस तरह हंसी ताजमहल। लाल किले की जवानी को भी तुम भूल गए, मस्जिद शाह जहानी को भी तुम भूल गए। ए अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और अब वो खास बंद, और वो सच्चा बंद, मैं ये भी खास तौर पे कहती हूँ कि सच्चा और अच्छा बंद जो मैंने खास तौर पर अपने मुल्क की तरफ से और सरहदों को भेजा है, सुने। जन्नते वादी कश्मीर पे
झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है, तुम्हारा क्यों है। क्या बात। तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, अपनी ख्वाहिश से ही ये सहने चमन छोड़ा था। फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते क्यों हो। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और अपनी तरफ से खास तौर पर ये बंद, जी। कत्ल करना तो सिखाता नहीं मजहब अपना, राह ऐसी तो दिखाता नहीं मजहब अपना। अपने मजहब में तो जायज नहीं दहशत गर्दी, जुल्म की आग जवानों में भला क्यों भर दी। नौजवानों को गलत काम सिखाते क्यों हो, और बेसबब भाई को भाई से लड़ाते क्यों हो। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ इस नज्म का। हुस्ने अखलाक किसे कहते हैं तब जानोगे, रूह इस्लाम की क्या असल है पहचानोगे। तब ये समझोगे कि इंसान की कीमत क्या है, उनका मोल है क्या, जान की कीमत क्या है। तब हमारा तुम्हें ईसार नजर आएगा, और पार सरहद के तुम्हें प्यार नजर आएगा। ऐ अजीजों, मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत ही नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। बहुत बहुत उम्दा। हमारे सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस सभी की गुजारिश थी, सब चाहते थे कि आप इसको जरूर पढ़ें। और हमारा ये सेगमेंट संदेशे आते हैं यहाँ समाप्त होता है। हम लोग थोड़ा सा आपको और परेशान करने वाले हैं। हमारा आखिरी सेगमेंट है चलते चलते। ठीक है, परेशान करें आप, हमारा भी मौका आएगा। नहीं, ये देखिए, अपने आप में एक अलग सा प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया है, और मैं इसकी दाद देती हूँ। क्योंकि कवि सम्मेलन होते हैं या टीवी शोज होते हैं या कविता के जो भी जिस तरीके के भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये टॉक शो नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कवियों की जिंदगियों में क्या चल रहा है, वो कुछ बोलना भी चाहते हैं आवाम से या नहीं बोलना चाहते हैं, या क्या है उनकी जिंदगी कैसी है। तो उस पर आपने एक शो बनाया और उसमें मुझे भी आपने बुलाया, तो मैं इसका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन आपको बधाई देती हूँ कि ये शो आपका बहुत हिट होने वाला है। बहुत खूबसूरत शो आपने बनाया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो ये जो सेगमेंट है, ये हम पूरी तरह से अपने गेस्ट के हवाले करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि उनकी जो भी पसंदीदा रचना है वो हमारे दर्शकों को सुनाने की कृपा करें। क्योंकि ये अभी तक तो हमने निवेदन किया और हमारी जो पसंदीदा रचनाएं आपकी थी, लेकिन अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी आपकी पसंदीदा कोई रचना हो वो हमारे दर्शकों को सुनाने की कृपा करें। ये सबसे अच्छा सेगमेंट है मेरे लिए, क्योंकि इसमें मुझे अपनी पसंद की कोई गजल आप तक पहुंचानी है, अपनी ऑडियंस तक। और बिल्कुल नई गजल है और जो शायद मैंने पढ़ी नहीं है, बस ऐसे ही शायद लाइव में पढ़ी है या कैसे पढ़ी है, लेकिन मंचों पर मैंने अभी इसको नहीं पढ़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये एक अच्छा माध्यम है कि आपके चैनल के जरिए और इस शो के जरिए ये ज्यादा लोगों तक मेरी जो गजल है वो पहुंचेगी, और मुझे इसका अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह से इसको पसंद कर रहे हैं। तो ये नई भी है और सच में बहुत अच्छी है। ये विजित आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये पहचान की गजल बनने वाली है मेरी, धमाका है ये। क्या बात है मैम, तो मैं कुछ शेर इसके जरूर अपने दर्शकों के साथ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप सुनिएगा। जी। पागलपन में क्या बतलाऊं सजना, क्या क्या भूल गई। पागलपन में क्या बतलाऊं
सजना क्या क्या भूल गई, पागलपन में क्या बतलाऊं, सजना क्या क्या भूल गई, तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई, तुझसे मिलकर लौट रही थी, घर का रास्ता भूल गई। और अब मेरे तरीके का शेर है, बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा नाजुक सा, सुनिए आप। कंगी वंगी चोटी बोटी, शीशा वीशा भूल गई, कंगी वंगी चोटी बोटी, शीशा वीशा भूल गई, तेरा चेहरा याद रहा, बस अपना चेहरा भूल गई, क्या बात, तेरा चेहरा याद रहा बस। और फिर से एक अच्छा सा शेर आ रहा है, तैयार हो जाइए उसके लिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझको ही सब देख रहे थे, महफिल में जब तू आया, मुझको ही सब देख रहे थे, महफिल में जब तू आया, तेरा जलवा याद रहा, बस अपना जलवा भूल गई, क्या बात, तेरा जलवा याद रहा बस। और हम इस गजल के आखिरी शेर की तरफ पढ़ते हैं, बहुत सारे शेर है इसमें, लेकिन मैंने चुनिंदा शेर आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो ये आखिरी शेर है इसका के, और बहुत खूबसूरत है। और आपकी नजर करती हूँ मैं, तूने आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची, तूने जब आवाज लगाई, दरवाजे पर आ पहुंची, इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा वर्दा भूल गई, इतनी मैं बेताब हुई के पर्दा वर्दा भूल गई, पागलपन में क्या बतलाऊं। थैंक यू। बहुत 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 उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत ही प्यारी आनंद आ गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम बस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, जरूर बताइए हमारे दर्शकों को। मैंने आपको जैसा अभी भी बताया, और मैं फिर से इसको बोलती हूँ कि ये अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम होने वाला है आप लोगों का, क्योंकि कवियों की जिंदगी पर, शायरों की जिंदगी पर कोई कभी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ उनकी कविताओं पे को सुनना चाहते हैं लोग। उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या करना चाहते हैं, उस पर कभी कोई बात नहीं करता है। अब कवि जो है वो हमेशा से ग्लोबली जो है वो था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा मीडिया से और इन सब चीजों से उसको पता नहीं क्यों दूर रहता था या बहुत पीछे रहता था। पर अब इन सारी चीजों से वो सामने फ्रंट में आकर और अपनी बात कह रहा है, तो ये इसका श्रेय तो आप ही लोगों को जाता है कि आपने इस तरीके का शो तैयार किया और ये बहुत सुपर हिट होने वाला है। ऑडियंस से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको अच्छे से देखो भाई, इसको अच्छे से देखना और इसको लाइक करना और शेयर करना, ताकि जो आप लोगों के पसंदीदा जितने भी लोग हैं वो भी, उन लोगों को भी ये बुला पाए, जैसे मैं आपके बीच में आई हूँ।
जो और आप लोगों के पसंदीदा लोग हैं, तो वो उसी से आएंगे कि आप उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है और मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों को कि आप लोगों को खूब कामयाबी मिले। थैंक यू मैम। मैं आपको फाइनल थैंक यू कहूँ उसके पहले एक आखिरी निवेदन और। देखिए, हम लोग थोड़े से स्वार्थी हो रहे हैं क्योंकि आप इतनी मुश्किल से हमें मिली हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम सुन सके। तो एक आखिरी आपकी रचना मैं चाहूंगा कि प्लीज अगर आप हमें सुना सकें, हो गई हूँ मैं पागल तुम्हारे लिए। अगर वो आप सुना सके तो बहुत हम लोग फाइनली फिर आपको थैंक यू कह पाएंगे। बिल्कुल जी, आपने अच्छे शेरों का मुझे याद दिलाया है, तो मैं पढ़ देती हूँ उसके एक दो शेर पढ़ देती हूँ कि अच्छे मुक्तक है मेरे। तो मैं शुरू करती हूँ यहाँ से कि सारे गम भूल जाओगे वादा करो, सारे गम भूल जाओगे वादा करो, आप खुशियाँ मनाओगे वादा करो, देखो सारे परिंदे भी घर आ गए, देखो सारे परिंदे भी घर आ गए, आप भी लौट आओगे वादा करो, आप भी लौट आओगे वादा करो। और जिस मुक्तक के लिए आपने मुझे कहा है वो एक सीरीज है पूरी, तो वो मैं पढ़ती हूँ और आप सुनिएगा खास तौर पर। स्वागत। घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी, इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा, क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा, और रस्ते में बरसात हो जाएगी, और रस्ते में बरसात हो जाएगी। घर से निकली तो थी, मैंने सोचा न था इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी, इतनी मुश्किल मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा, क्या खबर थी कि मौसम बदल जाएगा, और रस्ते में बरसात हो जाएगी, और रस्ते में बरसात हो जाएगी, और रस्ते। बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है ये, बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। अब हम लोग एक वो आखिरी शेर आपसे सुनना चाहेंगे मैम। हो गई हूँ मैं पागल तुम्हारे लिए। हर तरफ ढूंढती हैं निगाहें तुम्हें, हर तरफ ढूंढती हैं निगाहें तुम्हें, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए, दिल धड़कता है हर पल तुम्हारे लिए। ऐसा महसूस होने लगा है मुझे, ऐसा महसूस होने लगा है मुझे, हो गई हूँ मैं पागल तुम्हारे लिए, हो गई हूँ मैं पागल तुम्हारे लिए, हो गई हूँ मैं पागल तुम्हारे लिए। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजित सिंह को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, अपने उन पन्नों को पलटने के लिए जो निश्चित तौर पे सामान्य दर्शकगण उससे नहीं जुड़ पाते हैं, उन पन्नों को पलटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बचपन में जाने के लिए, मंचों पर जाने के लिए, और जो अब तक की यात्रा रही है उसको फिर से हमें
याद करके साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ऐसे दौर में जब सभी कहीं ना कहीं एक निराशावादी दौर से गुजर रहे हैं, जब स्थितियां सामान्य नहीं हैं कोविड की वजह से, ऐसे में आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, अपनी इस खूबसूरत यात्रा को साझा की, इतनी सारी रचनाओं को साझा की, तो मैं सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया विजीत, और बहुत अच्छा शो आपने ये तैयार किया है, और मेरी बहुत सारी आपको दुआएं हैं कि आपका शो जो है वो बहुत कामयाब हो और बहुत सारी मोहब्बतें हमें भी मिलें और आपको भी मिलें। बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू।